हिंदुस्तान मुल्क अपने रिवायती फनून के लिए पूरी दुनिया में जाना और माना जाता है। यहाँ की तहजीब अपनी एक अलग पहचान रखती है। मुख्तलिफ तर्ज के फनून हिंदुस्तान के कोने कोने से निकले और वक्त के साथ नशोनुमा पाई। आज के एपिसोड में हम जिस फन से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, वो फन तारीख के उस दौर से गुजर कर आया है जबकि हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था। बाद में फुलकारी ने सरहद की बंदिशों का लिहाज न रखते हुए अपने सफर की तकमील पाकिस्तान से शुरू करके हिंदुस्तान की रियासत पंजाब में की। पंजाब की सरजमीन फुलकारी के लिए जरखेज साबित हुई। यहाँ इस फन के बहुत से दीवानों ने इसे अपने हाथों में रचाया। ऐसे ही फनकारों में मोहतरमा लाजवंती जी का नाम सरे फहरिस्त है। मोहतरमा लाजवंती जी फुलकारी की एक अजीम फनकारा हैं। 61 साला इस फनकारा ने फुलकारी का ये नाजुक फन 5 साल की नाजुक उम्र में अपनी वालिदा से सीखना शुरू किया। वक्त गुजरने के साथ आप अपनी काबिलियत, हुनर और मेहनत के दम पर तरक्की के पायदान चढ़ती रहीं और फुलदारी की तारीख में एक बुलंद मकाम हासिल किया। लाजवंती जी ने न सिर्फ इस फन को अपने शौक की तरह अपनाया, बल्कि इसे अपना जरियाए माश भी बनाया। उन्होंने इस फन में ऐसी महारत हासिल की कि हुकूमत उनके हुनर की कायल हो गई और उनको नेशनल अवार्ड से नवाजा। काफी मुश्किलात के बावजूद उन्होंने इस फन को जिंदा दिली के साथ आगे बढ़ाया और इस दिलचस्प सफर को जारी रखा। हमारे घर तो खानदानी काम है। जैसे मेरी नानी थी, मेरी माँ थी, जैसे वो लोग पाकिस्तान से आए थे ना, तो ये शुरू से पाकिस्तान से ही चलता आया हमारा काम। लेकिन मैंने देख देख के सीखा। वैसे तो मेरी नानी का साथ है, लेकिन जैसे अब स्कूल में गए देखने से ही मेरे को आगे बढ़ने की आदत। ये जो कला है ना, कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये ख़त्म हो ही गई थी तो फिर मैंने देखा, जब यहाँ लोगों को पता ही नहीं था फुलकारी होती क्या है, तो मेरा मन कर रहा मैं इसको आगे चलाना, कभी ज़िंदगी में ख़त्म ना हो। ये पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ जैसे हमारी चलती है, चलती रहे। भावलपुर है ना पाकिस्तान में, वहाँ घर घर में अभी भी आपको यही काम मिलेगा। पहले एक शौक़ होता था, आजकल तो बिजनेस बन गया ना अपना। पहले घर में औरतें यही काम घर में अंदर बैठ के ही करती थी। लाइट भी नहीं होती थी उनके, और दिए की लो पे ही काम करते थे। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि फुलकारी में सुई और धागे से कपड़े पर फूल या बाग बनाए जाते हैं। असल में ये काम सूती खद्दर के कपड़े पर रेशम के धागे से हुआ करता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ इस दीगर तर्ज के कपड़े जैसे जॉर्जेट और सिल्क के कपड़ों पर सूती धागे से बनाया जाने लगा।
पहले क्या होता था, रियल खादी घर में बनाते थे ना, वो खादी का ही रंग कपड़ा होता था, ये और रेड सा। तो आजकल जो टाइम है ना, जैसे लोगों ने सिल्क हो गया, शिफॉन हो गया, क्रेप हो गया, जैसे जैसे कपड़ा भी ढलता है वो काम भी वैसे आने लगे, कलर स्कीम भी वैसे आने लगी। पहले सिर्फ ऑरेंज, रेड, मजेंटा और येलो, ये 4 शेड आप इस्तेमाल करते थे, और इस टाइम तो सारे शेड आ गए। हालांकि फुलकारी की तारीख वाज़ेह तो नहीं है, पर इसका जिक्र वेद, महाभारत और गुरु ग्रंथ साहिब जैसी मजहबी किताबों में मिलता है। कुछ माहिरीन का मानना है कि ये फन ईरान की सरजमीन से आया है और ईरान में इस फन को कुलकारी के नाम से जाना जाता है। एक अंदाजा ये भी लगाया जाता है कि इस फन की आमद वस्ती एशिया से आने वाले जट कबीले के लोगों के साथ हुई, जो यहाँ आकर हिंदुस्तान के पंजाब और हरियाणा इलाके में बस गए। रिवायती तर्ज का ये फन एक इलाके में महदूद न रहते हुए कई इलाकों तक फैल गया। मौजूदा तर्ज की फुलकारी की मकबूलियत और शोहरत 15वीं सदी से बढ़ती गई। हिस्ट्री ऐसी है कि पुराने जो लोग होते थे, जो लड़कियां होती थी, मतलब वो बनाती थी अपने घर में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक टाइम थे, एंड उनको मतलब जब उनकी शादी की जाती थी तो ये नहीं थी कि लड़की दिखा के शादी करते थे, तो उसकी जो कड़ी होती थी फुलकारी, उसकी जो जितनी नीट एंड क्लीन होती थी, तो समझ लो लड़की को उतनी ही कला आती है, तो वो फुलकारी देख के शादी करते थे और फिर शादी में दी जाती थी फुलकारी, बस उसके एक दहेज में फुलकारी देनी जरूरी थी। फुलकारी का काम जो एक वक्त पर सिर्फ औरतों तक ही महदूद था और इसीलिए पेशेवराना तरीके से करना ममनू समझा जाता था, लेकिन आज की तारीख में ये काम जिनसी तकसीम को पार कर गया है और ज्यादा से ज्यादा मर्द भी इस फन को सीख रहे हैं। मेरा नाम राकेश है, मैं यूपी से हूँ, सुल्तानपुर। मैं यहाँ फुलकारी का काम करता हूँ, हैंडवर्क, और आंटी हैं लाजबंती आंटी, इनसे काम सीखा है, उनके पास मैं काम भी करता हूँ और कढ़ाई का भी काम सीखता हूँ। हम यहाँ दिल्ली हाट में मिले इनसे और इनके पास काम मिल गई, कांटेक्ट होगा इनसे, हमने इनके पास काम किया है, नौकरी भी की और इनके साथ में धीरे धीरे काम सीखते रहे। पटियाला जाके इनके पास ही रहते हैं, कहीं एग्जीबिशन लगता है इनके साथ ही जाते हैं, काम भी करते हैं, सेल भी करते हैं और कढ़ाई भी काम करते हैं। हल्की या कम कढ़ाई वाले शॉल, दुपट्टे या ओढ़नी को फुलकारी कहते हैं, जबकि घनी कढ़ाई वाले कपड़ों जो कि शादी या किसी बड़ी रस्म पर पहने जाते हैं, उन्हें बाग या आधा बाग कहते हैं। बाग होता है फुलकारी, एंड उसका थ्रेड भी जो होता है वो ऐसे नॉर्मल नहीं मिलता, और उसको मतलब विदाउट ब्लॉकिंग बनाना पड़ता है। उसके जो कपड़े के थ्रेड होते हैं उसमें से काउंट कर करके इसको किया जाता है। उसका जो धागे जहाँ सुई लगेगी तो बिल्कुल एग्जैक्ट लगे। फुलकारी का मखसूस टांका कपड़े के उल्टे तरफ लिया जाता है और यही इसकी पहचान है। इसी मखसूस टांके की बुनियाद में हेर फेर करके फनकार कई तरह के डिजाइन्स की इजाद करता है। अमूमी तौर पर फुलकारी में लाल और पीले रंग को तरजीह दी जाती है, जबकि इसमें और कई तरह के रंगीन धागे भी इस्तेमाल होते हैं। फुलकारी में सबसे पहले डिजाइन के हिसाब से लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, फिर इन ब्लॉक्स पर बने डिजाइन्स को नील की मदद से कपड़ों पर उतारा जाता है। डिजाइन्स छापने के बाद कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई की शुरुआत कपड़े के बीच से की जाती है, जिसे
चश्मे बुलबुल कहते हैं। डिजाइन्स के एतबार से कपड़ों पर कढ़ाई मुकम्मल की जाती है। मुकम्मल हो जाने के बाद कपड़ों को धोया जाता है। इस तरीकेकार के बाद कपड़े बाजारों में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले तो क्या करते थे, एक कटोरी होता था, कांसे की कटोरी होती थी, वो क्या करती थी सिर में ऐसे लगा के ना, वो उसको फूल को नीचे रख दिया, उसके ऊपर कपड़ा रख दिया, उसको ऐसे मारते थे, फूल ऊपर आ जाता, फिर उसके ऊपर काम करते थे। आजकल भी लकड़ी के वो एक ड्रॉ बन गए, ब्लॉक बन गया, और एक अपना पेपर होता है ना, उसमें भी मोरियां करके नील लगा के उसको मिट्टी के तेल से वो भी छपाई हो जाती है। इसमें तो 52 टांके होते हैं। मेरे को तो हर एक स्टेट का आता है, ये नहीं है सिर्फ पंजाब का आता है, यूपी का हो गया, कर्नाटका का हो गया, या बंगाल का हो गया, हर एक स्टेट का। जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और ये गुजरात, इनके टांके हैं ना जो मिलते जुलते हैं। जैसे चोप होता है, कच्चा टांका हो गया, एक मुरली टांका हो गया, एक शैडो वर्क होगी, ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। कंचन हो गया, ऐसे जो बूटियाँ होती है ना, इसके अलग अलग नाम है। जैसे ये भरवा टांका होता है ना, ये ऊपर नीचे दोनों आएगा। जैसे ये फुलकारी है, ये नीचे नहीं आएगा, ऊपर आएगा। ये भी सारे नीचे नहीं आएंगे, ऊपर ऊपर आएंगे। ये सारे ऊपर ऊपर है। जैसे कोई अनजान बंदा होता है तो ऊपर नीचे एक जैसा कर लेता है, सफाई भी आ जाती है उनकी। ये देखिए, ये भी भरवा टांका है, लेकिन उसका और इसका अंतर ये है, डिजाइन अलग है, टांका एक ही है। इसका नाम है परोंठा। चौरस परोंठे की तरह आजकल चले, तो सदियों का नाम है। अच्छा, एक चीज़ अंग्रेजों को बड़ा पसंद आती है, जैसे ये चीज़ है ना, ये तो अंग्रेज है ना, मिनटों में कोई चीज़ दुपट्टा होगा, स्टॉल होगा, 1 सेकंड लगाती है लेने में। ये धागा अपने लुधियाना में मिलता है, वहीं बनता है, और इसको गर्म पानी में भी धो लेंगे ना तो खराब नहीं होगा। मेरे को शेडो वर्क आता है, और मच्छी टाका कढ़ाई बोलते हैं, भरवा टाका होता है, फ्रेंच नोट होता है, 4-5 कढ़ाई आती है मेरे को करने। शेडो वर्क होता है, शेड जैसे फ्लावर आ जाते हैं, उसमें बड़े बड़े फ्लावर आ जाते हैं, शेडो वर्क बोलते हैं उसे। और मच्छी टाका होता है, उसको सुई से पीछे को धागा चलता है, वो कढ़ाई करते हैं उसको। रिवायती तर्ज की फुलकारी शॉल और ओढ़नी जैसे पहने जाने वाले कपड़ों पर हुआ करती थी, लेकिन जमाने के चलन के मुताबिक अब फुलकारी जैकेट्स, बैग्स और जूतों वगैरह जैसी अशिया पर की जाने लगी है। इस तरह की तरमीम फुलकारी के हक में फायदेमंद साबित हुई है। आजकल के दौर में कई नामवर डिजाइनर्स और बॉलीवुड की कई अदाकाराओं का फुलकारी की तरफ रुझान इसकी शोहरत में इजाफा कर रहा है। मनीष मल्होत्रा मेरे से लेके, उसने फुलकारी को अच्छा किया है। मेरे से लेके, मेरे को नहीं पता था ये कौन है, मेरे पास तो सारे आते हैं तो मैं तो दे देती हूँ। तो उसने जब उसमें लगाया ना, मैंने देखा ये तो डिजाइन तो मेरे हैं। उसने जो नए नए डिजाइन बनाए ना, इसको काट काट के, जैसे तो उस आपको पता है जेंट्स जैकेटें बना दी, लेडीज बना दी, कुछ दुपट्टे काट के उसने साड़ियों को लगा दिए। तो आजकल प्लाजो बना, कई चीज़ें बनाई हैं उसने काट काट के। डायरेक्ट उसने ये नहीं बनाया अभी एक कपड़े के ऊपर काम कराओ, लेकिन जो हमारा कपड़ा है ना, कपड़े को काट काट के उसने डिजाइनिंग बनाई है। नहीं अच्छा लगता है, बल्कि हमारा भी तो ऐड, हमारी भी तो ज़्यादा सेल होगी। उसका जो डिजाइन हमने एक पत्ते वाला डिजाइन दिया था, जो भी लेडीज आती है वही दुपट्टा मांगने आ जाती है। Whatever craft we have, sometimes it just dies with the place it originates from. But because now our designers are so global and they do a lot of international fashion weeks, and the styling and the silhouettes that we do now are so global that they can be sold in Paris and Delhi or Milan, मोहतरमा लाजवंती जी के हाथों में ऐसी नफासत है कि लोग उनके फन के मुरीद हो जाते हैं।
आम लोगों के अलावा कई जाने माने नाम भी इनके काम के मद्दा हैं और इनके मुरीदों की फहरिस्त में शामिल हैं। मैं जू में अमिताभ बच्चन का घर है ना, जहाँ उसके सामने विद्या निधि एक स्कूल है जो जनवरी में प्रोग्राम होता है। बहुत अच्छा, वहाँ रियल कारीगर जाते हैं और रेट भी, रियल चीज़ें बहुत अच्छी ले जाते हैं। जो कपड़ा है ना, जो कोई भी ले, एक बार ले तो बार बार लेता रहे। मैं बॉम्बे जाती हूँ, एक एक दिन में 3-3, 4-4 लाख की सेल हो जाती है 2 घंटे में। रेट सही देती हूँ मैं। अमिताभ बच्चन की बेटी है, उसको ऑरेंज और रेड, उसको वो रंग जब भी आएगी ना दुकान पे, मेरे स्पेशल आती है दिल्ली, यहाँ भी दिल्ली भी आएगी तो मेरे पास आएगी, वहाँ भी आएगी तो वही शेड। वो कहती दुपट्टा जैसे मैंने पहना है ना कोई छीन लेता है। सेल तो बल्कि ज़्यादा ही हो रही है, पहले से भी ज़्यादा है। जैसे फैशन के हिसाब से, जैसे आजकल जैकेट, प्लाजो, कप्तान, ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, उसी हिसाब से हम भी काम को थोड़ा चेंजिंग कर रहे हैं, कपड़े को भी चेंजिंग कर रहे हैं। हालांकि फुलकारी के हक में कई इक़दाम किए जा रहे हैं, पर वहीं इसके फरोख्त में आई दुश्वारियां भी काबिले तवज्जो बात है। बाजारों में अगरचे फुलकारी की मांग बढ़ी है, पर इससे कारीगरों की हालत में कोई सुधार नहीं आया है। कई मुनाफाखोर कारोबारियों की मुदाखलत की वजह से फुलकारी के मयार में गिरावट आई है। बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ, क्लस्टर बन रहे हैं। अब तो आजकल मेगा क्लस्टर है, वो कौन बना रहा है आपको पता है? बड़े बड़े लोग बना रहे हैं, कारीगर के हाथ में कुछ भी नहीं आता। ये सिर्फ मोदी को ये चाहिए कि अवार्डियों को थोड़ा लोन का इंतजाम करे तो ये कला कभी खत्म भी ना हो, आगे बढ़ती रहे। गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए कि हम आगे काम बढ़ा पाए, आगे औरों को भी सिखा पाए, ट्रेंड कर पाए, तभी और निकलेगी ना फुलकारी। जैसे बनारस की बनारसी साड़ियाँ निकल रही है अब, वैसे हमारी फुलकारी भी फेमस और होनी चाहिए। तो आपको पता है नौकरी तो मिलती ही नहीं है, जल्दी मिलती नहीं है। नौकरी भी उनको मिलती है जो बड़े बड़े अफसरों के बच्चे हैं, लेकिन गरीब को तो नहीं मिलती ना नौकरी। गरीब तो धक्का खा रहा है, हमेशा ही धक्का खा रहा है, वो कैसे बढ़ेगा? ये तो गवर्नमेंट की आंखें खुलनी चाहिए। एक अवार्डी को 5 लाख लोन दे, वो जो लोन है वो अपने एम्पोरियम में सप्लाई करे, CCI में करे, तो 1 साल में उनको ये भी पता लगेगा एक कारीगर ने कितना माल एम्पोरियम में दिया। आज के जमाने में जहां मशीनी कामों को दस्तकारी पर तरजीह दी जा रही है, वहां हुनर और कारीगरी के सरपरस्त और कदरदान कम होते जा रहे हैं। ऐसे वक्त में कुछ ही इदारे हैं जो कारीगरों के ताउन के लिए सामने आते हैं और उनके लिए बेहतरीन माश के जराए के साथ साथ उनकी इज्जत अफजाई भी करते हैं। ऐसे ही इदारों में दिल्ली हाट भी एक इदारा है जो फनकारों की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहा है। दस्तकारी हाट का जो मतलब है कि हम एक बिक्री का प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। उसका कई रास्ता होता है। एक तो हम लगातार कहीं ना कहीं बाजार लगाते हैं। लगातार के मतलब 3-4 बार सर्दियों में जब अच्छा मौसम होता है, त्योहार का मौसम होता है, तो फिर हम जैसे दिल्ली हाट में 2 हफ्ते के लिए जनवरी का पहला जो फोर्टनाइट होता है उसमें करते हैं। फिर या तो चेन्नई में या पुणे या मुंबई या कहीं भी हम लोग गुवाहाटी और तिरुपति तक में किए हैं, इसलिए कि वहाँ की जनता कारीगरी को समझे और वो इंडिया के दूसरे हिस्से का क्या कारीगरी होता है उसको पहचाने, और कारीगर को भी अपना कस्टमर को पहचानना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, एक्सपोर्टर आके कोई भी दाम दे के बाहर जाके बेचते हैं और कारीगर को कभी पता नहीं चलता कि ये कौन से कस्टमर के लिए है, उनको क्या पसंद है, तो इसलिए उनको कभी सही दाम नहीं मिलता था। ज़्यादातर बाज़ार में जो ठेकेदार होता है या ऐसे लोगों को ज़्यादा पैसा मिलता है, कारीगर थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। तब मुझे ख्याल आया कि दिल्ली हाट जैसे एक परमानेंट जगह होनी चाहिए। दिल्ली हाट में ज़्यादा से ज़्यादा नशावाड़ी बैठे, जो लोग बाहर से आते हैं ना, उनको ये दिखे ये भारत सरकार से इनको अवार्ड मिला हुआ है। खरीदो फरोख्त में अक्सर लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि हाथों से बनी अशिया में
कितनी मेहनत, लगन और वक्त लगता है। इस तरह का रवैया फनकार को न सिर्फ माली तौर पर बल्कि जज्बाती तौर पर भी ठेस पहुंचाता है। हमको लगता है कि बाजार है, पेवमेंट है, गरीब आदमी है तो और भी दबाओ। क्यों गरीब है? क्योंकि हमारे समाज ने उनको दबाया है। तो वो एक बहुत खराब मेंटालिटी है। मैं बिल्कुल यही चीज़ मैंने लिखा भी है कि मॉल में एक छोटा सा विदेशी लिपस्टिक लोग 1000 रुपया में ले लेंगे। वो नहीं बोलेंगे, हिम्मत नहीं है बोलना कि 50 रुपया कम करो। लेकिन यहाँ जो कारीगर ने 3 हफ्ता लगाया, पूरा सिल्क का एक बहुत अच्छा स्कार्फ बनाया और सिर्फ 600 रुपया आपसे मांग रहे हैं, तो वो बोलेंगे नहीं 500 में दो, 300 में दो। तो आप उनका भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और कारीगर को भी डर लगता है कि हम ना बोल दें, कम ना करें तो फिर हमारा पेट खाली रह जाएगा। इसलिए मैं दिल्ली हाट में भी, मैं तो अपने प्रोग्राम्स में बैनर लगाती हूँ, रिस्पेक्ट ईच अदर, डोंट बार्गेन। फुलकारी का फन जितना दिलचस्प और खुशनुमा है, कुछ वैसी ही शख्सियत मोहतरमा लाजवंती जी की भी है। निहायत मिलनसार, खुश अखलाक और सादा तबीयत की मालिक लाजवंती जी ने इस फन की काफी खिदमत की है। आप फन के साथ साथ कारीगरों की हर मुमकिना इमदाद में यकीन रखती हैं। आपकी इमदाद का दायरा इतना वसी है कि कई मौके पर आपने जरूरतमंदों की तरफ अपने हाथ बढ़ाए हैं। जैसे जिनके पास गांव में है नहीं आगे कुछ, उनकी हेल्प ज़्यादा करती है। कोई भी आ जाए, कोई पर्सन आ जाए, अपना रोना रो दे, उनके साथ लग जाती है। फिर जो पैसा ज़्यादा बचता है ना हम लोगों का, तो जिसकी लड़की की शादी होती है उसकी हेल्प कर लो, कभी किसी को दे दो। अब जैसे कश्मीर में हुआ है, हम लोग कहते हैं ना ये इसमें दे दो, उसमें दे दो, हम नाम नहीं लिखते, ऐसे ही दे देते हैं। कहते ऐसे दे दो, किसी को पता भी ना लगे। आपने अपने सारे बच्चों को इस फन की बारीकियां सिखाई। आपके घर में ये फन इस कदर रच बस गया है कि आपके अलावा आपकी औलादों में से 4 को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। जब से हम देखते आ रहे हैं, हमारी माँ यही काम कर रही, फुलकारी का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया है। मम्मी ने ही जा के स्टार्ट किया ये काम, घर घर में वहाँ सबको सिखाया भी, गांव में भी सिखाया, ट्रेन किया है। तो हम भी साथ में ही लग गए मम्मी के कि हमें भी यही आगे काम बढ़ाना है। मदर के साथ हमारी भी पहचान हो गई है फुलकारी में। प्राउड फील तो होता ही है। पंजाब में एक ही फैमिली है जिसको 5 अवार्ड मिले। मेरी बेटी को मिला, बेटे को मिला, फिर दूसरी बेटी को मिला, फिर बेटे को मिला। वैसे एक बेटी मिलती है, पता नहीं क्या पंजाब में जैसे 5 दरिया हो गए ना, 5 प्यारे हो गए, ऐसे ही हमारे घर 5 को मिला, 6 को मिल नहीं रहा। मोहतरमा लाजवंती जी ने इस फन को अपने खानदान तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि इसको सीखने की चाहत रखने वालों की खुश असलूबी से तरबियत भी की। आपके शागिर्द न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी मुमालिक में भी मौजूद हैं। हिंदुस्तान के पिछड़े इलाके से आई ये फनकारा आज कई मुमालिक का सफर अपने इस हुनर के दम पर कर चुकी हैं और इस फन की और ज्यादा खिदमत का अज़्म रखती हैं। मैं यहाँ लाजवंती जी से मिला, उनका काम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं उनसे मिलकर अब मैं उनसे काम सीख रहा हूँ। फुलकारी का काम मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं सीखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये काम सीखकर मैं अपने वहाँ भी इसको लोगों को सिखाऊं। देखो मैंने बहुत किया, अब मेरा तमन्ना ये मैं लोगों को सिखाऊं, बस करने वाले मेरे बहुत हो गए हैं, लेकिन लोगों को फ्री सिखाना मेरा धर्म है। हर गुले सरसब्ज में एक रूह बसती है,
और लाजवंती जी के हाथों में वो जादू है जो कि सूती खद्दर के कपड़े में ऐसे कई बाग खिला दें। हमारा ये प्रोग्राम ऐसे ही सुनहरे हाथों के नाम है जिन्होंने अपनी जिंदगी ऐसे फनून की खिदमत में सर्फ कर दी। तो इस वादे के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं कि अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात ऐसे ही एक फनकार से कराएंगे। तो तब तक के लिए विदा। पेमेंट फेल। पेमेंट फेल?